हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 35 पे टॉपिक नंबर 11 है। आज इस टॉपिक नंबर 11 में अपन स्टडी करेंगे कवि परिचय के बारे में, जो क्लास 12th के लिए होने वाला है। ये वाला जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 12th के लिए है। यदि गलती से कोई 10th वाला छात्र इस वीडियो को देख रहा हो तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपके लिए वीडियो नंबर 35 जो यहाँ पे लिखा है ना, इसके बाद एक और आपको वीडियो मिलेगा मेरा जो 36 होगा, यानी वीडियो नंबर 36 को जाके आप देखिएगा। वो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। आपके सिलेबस में कौन कौन से कवि परिचय आते हैं, उनकी ट्रिक वगैरह सारी चीजें वीडियो नंबर 36 में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखने की आवश्यकता है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा ये कवि परिचय के बारे में, अभी बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है, होता क्या है ये। तो देखिए, आपके क्लास 12th में एक बुक है जिसका नाम है आरोह भाग 2। इस बुक से ना दो भागों में बांटा गया है इस बुक को। एक है इसका काव्य खंड, एक है इसका गद्य खंड। इस काव्य खंड में से आते हैं कवि परिचय, गद्य खंड में से आते हैं लेखक परिचय। कवि परिचय जो होता है वो 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय जो होता है वो भी 3 नंबर का ही आता है। ठीक है, साथ ही इस कवि परिचय से आते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि ओटी कह सकते हैं, वो 2 नंबर की आती हैं। और एक आते हैं इससे ऑब्जेक्टिव, वो भी 2 नंबर के आते हैं। तो कुल मिला के ये कवि परिचय नाम का जो टॉपिक है, इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं, है ना। इस 35 नंबर की जो वीडियो है, इस 35 नंबर की वीडियो में आपको 5 नंबर का मैटर साथ में देने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके क्लास 12th की बात करें तो जो कवि परिचय हैं वो कुल मिलाकर के 7 कवि परिचय ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी साल आए हुए हैं, यानी कि आने की उनकी संभावना है। ऐसा नहीं है संभावना नहीं है, लेकिन आज मैं आपको 7 देने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, 5 देने वाला नहीं हूँ, 3 देने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको 2 ही कवि परिचय देने वाला हूँ, जिसमें से आपको 110% इस साल के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर बाई चांस मान लिया जाए कि 2 में से नहीं भी आता है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। सॉल्यूशन ये है कि बाई चांस 2 में से नहीं भी आएगा, टोटल 7 है ना, तो 7 की जगह मैं 2 दे रहा हूं आपको। 2 में से नहीं भी आएगा तो मैं आपको इसी वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आपको ना कोई भी कभी परिचय आ जाएगा, उसको आप छोड़ के नहीं आएंगे, पूरे 3 नंबर आप प्राप्त करके वहां से आएंगे। ठीक है, साथ ही में आपको इस वीडियो के अंत में यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊंगा, जिनमें से आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक इसको देखते रहे, आपको मजा आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि हरबंस राय बच्चन अथवा गोस्वामी तुलसीदास, ये 2 यहाँ पे नाम लिख के आपके आएंगे, का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि हरबंस राय बच्चन जी का काव्यगत परिचय देना चाहते हैं आप, या गोस्वामी तुलसीदास जी का देना चाहते हैं। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक का देना है। अब कौन कौन सी बिंदुओं पे इनका परिचय देना है, तो देखिए, मान लो कि हरबंस राय बच्चन जी का देना चाहते हैं आप, तो आपको उनकी 2 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और उनका भाव पक्ष लिखना पड़ेगा, कला पक्ष लिखना पड़ेगा, और साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। अगर बात करें हम गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो गोस्वामी तुलसीदास का भी परिचय आपको इन्हीं बिंदुओं पर देना है। 2 रचनाएं लिखिए उनकी, भाव पक्ष लिखिए, कला पक्ष लिखिए, और साहित्य में स्थान लिखिए। इस प्रकार से अगर आप लिखाते हैं तो आपके ना 3 नंबर कहीं से कोई भी नहीं काट सकता भैया। ठीक है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में इन दोनों का वर्णन करूंगा। फिलहाल में मैं हरबंस राय बच्चन जी का करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट अभी आपको मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का भी काव्यगत परिचय देकर के बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, और ट्रिक के बाद मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसी के साथ आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आपको आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए आप डालेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हो तो 1 डालिए, कोई भी नंबर लिखा है उस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए। उत्तर क्रमांक जो भी आपका नंबर है आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, भर देंगे यहाँ पे। अब देखिए, आप इनमें से कौन से वाला करना चाह रहे हैं, हरबंस राय बच्चन जी करना चाह रहे हैं, तो आपने लिखा है हरबंस राय बच्चन। ठीक है, बाई चांस आप मान लीजिए कि आप उत्तर क्रमांक 1 ही कर रहे हैं, लेकिन आप गोस्वामी तुलसीदास जी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे,
उत्तर क्रमांक 1 डाल के इसके पीछे अथवा लिख देंगे, अथवा करके गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गए सब बच्चों की में। अब आगे देखिए, पहली हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है 2 रचनाएं, तो आपको हेडिंग बना ली है ओनली रचनाएं। इस प्रकार से पहली हेडिंग बनाओगे आप, ये आपका ये समझिए पेज है। ठीक है, रचनाओं में आप क्या लिखेंगे, इनकी कोई 2 रचना आपको याद कर लेनी है, कोई भी 2। मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, आप परिच्छेदन वगैरह जो आपके पास है, सीरीज कोई भी गाइड वगैरह है, उसमें से आप कोई और 2 रचना भी इनकी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दी है, मधुशाला और मधुबाला, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 नंबर में क्या जाता है, आपको 2 रचनाएं तो याद करनी है इनकी। ठीक है, अब बात करते हैं भावपक्ष के बारे में। तो देखिए, हरवंश राय बच्चन जी की आस्था और विश्वास के कवि हैं। हरवंश राय बच्चन जी जो है वो किसके कवि हैं, आस्था और विश्वास के कवि हैं। इन्होंने समाज की पीड़ा, वेदना और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक, देखिए, इन्होंने समाज की पीड़ा वेदना को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है और समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा स्थापित करने की बात कही है। ये थे इनके भाव यानी कि विचार, समझ गए, इसीलिए इसको मैंने लिखा है भावपक्ष में। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक ऐसी होगी कि एक ट्रिक मतलब सभी कवि परिचय हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करते कलापक्ष की, तो इनकी काव्य भाषा सरल और सहज है। इन्होंने साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग किया है, जो साहित्य में शब्दावली होती है उसका प्रयोग किया है, तथा इन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने गीत शैली में रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं में करुण और शांत रस की अधिकता मिलती है। ये थी इनकी आर्ट यानी कला, और ये थी इनकी विचार यानी कि भाव। समझ में आ गए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन रचनाएं हेडिंग बना ली, रचनाएं लिख दी, भावपक्ष हेडिंग बना लिया, भावपक्ष लिख दिया, कलापक्ष हेडिंग बना लिया, कलापक्ष लिख दिया। अब लिखना है साहित्य में स्थान। तो देखिए, हिंदी साहित्य के कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनको हालावाद का जनक तथा करुणा और वेदना का कवि कहा जाता है। कौन सा जनक कहा जाता है इनको, हालावाद का जनक कहा जाता है, और वेदना, करुणा और वेदना का कवि कहा जाता है। यदि आप इतना लिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको 3 नंबर पूरे यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाली जो हरवंश राय बच्चन जी की है, आप नोट कर लीजिए भैया, 110% आपको ये मिलेगी, 100% भी नहीं, 110% आपको इस साल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मैं तो चाहता हूं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से मिलेगा। ये दोनों ही कवि यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट ही दिख रहे हैं। यानी पहले कवि कौन से हैं, हरवंश राय बच्चन जी, जो इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनका काव्यगत परिचय याद करना। साथ में दूसरा बताने वाला हूं कौन सा, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो देखिए, पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का बताता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर कोई और कभी परिचय आ भी गया गलती से तो आप कैसे इससे निपटेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि अब की बार आपको पहला वाला ना करके अथवा वाला आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उत्तर क्रमांक 1 डालेंगे, जो यहाँ पे नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आप अथवा लिखेंगे यहाँ पे, अथवा के बाद में, अथवा के बाद जो कवि का नाम लिखा है उसको भी यहाँ पे बड़े अक्षरों में मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ अथवा लिख दिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखा था इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिया। अब अपन गोस्वामी तुलसीदास जी का जो काव्यगत परिचय देंगे वो भी इन्हीं बिंदुओं पर अपन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली हेडिंग है 2 रचनाएं, तो मैंने ओनली लिखना है यहाँ पे रचनाएं, 2 रचनाएं हेडिंग मत बनाना, ओनली रचना हेडिंग बनाना। तो देखिए, दोहावली और कवितावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको कोई 2 रचनाओं के नाम लिख देने हैं, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनकी और भी रचनाएं हैं। आप इन 4-5 में से कोई 2 रचनाओं के नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बात करते हैं इनके भावपक्ष की। तो देखो, भावपक्ष में क्या लिखना है, इनके भाव क्या थे। तो तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, है ना। वे तात्कालिक समाज में समाज सुधारक भी माने गए हैं। देखिए, इसमें समझाने लायक कोई बात मुझे तो लग नहीं रही, पर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं इनको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आप बस समझते जाइए। शायद कोई शब्द गलती हो गई हो लिखने में, या फिर आपको समझ में ना आए लिखा हुआ, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इनकी भक्ति जो है दास्य भाव की थी। दास्य भाव का मतलब होता है दास, ये अपने आप को भगवान का दास कहते थे। ठीक है, इन्होंने राम जी के
शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। ये भक्ति काल के प्रख्यात या कह सकते हैं प्रसिद्ध कवि हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कवि थे, कोई दिक्कत नहीं है, थे से कोई अंतर नहीं पड़ता। बात करते हैं कला पक्ष की, तो देखिए कला पक्ष क्या है। तुलसीदास की भाषा सरल और सहज थी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज और अवधी भाषा को भी अपनाया है, या कह सकते हैं ब्रज और अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है, तथा संस्कृत के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में रस और अलंकारों का भी सटीक प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने दोहा, चौपाई और सोरठा तथा कवित्त छंदों का भी प्रयोग किया है। इतना आप इसके आर्ट में, इनका जो आर्ट है, कला पक्ष है, उसमें लिख देंगे। भाव पक्ष में इतना लिख देंगे। साहित्य में स्थान की बात करें बहुत छोटा होता है। हिंदी साहित्य के कवियों में तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनके काव्य से, ये बात नोटिस करने वाली है, इनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। ये इनके साहित्य में स्थान में आपको इतना लिख देना है। इसी के साथ आपके 3 नंबर मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभियाल आपको बताया था, हरबंस राय बच्चन जी का इस साल आना 100 में से 110% है भैया, है ना। मैं इनको बोल रहा हूं, ये भैया 1000% मान के चलिए, यानी कि आने ही आने हैं इस साल, ठीक है। इन दोनों से आउट जाएगा ही नहीं एग्जाम में, ये मैं कह रहा हूं आपको अपने अनुभव से, ठीक है बेटा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही में अब मान लो कि ऐसा कोई आ गया जिसका आप मान लो ना आपको आ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ही अलग है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं उसके लिए ट्रिक बताऊंगा आपको। वो ट्रिक आपको कॉपी में लिख लेनी है, साथ ही आपको ये भी लिख लेनी है। इनको आप स्पेशली याद करके जाना। जब इनमें से ना फंसे, है ना, बोर्ड एग्जाम में, तब आप उस ट्रिक का यूज करना। उस ट्रिक से आप इनको भी बना सकते हैं, साथ ही कोई भी कभी पर्चा आ जाएगा उसको भी बना सकते हैं। तो देखिए अब ट्रिक क्या है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आपको 2 करा दी हैं, तो इनसे बाहर जाने का कोई कॉलम ही नहीं है। मतलब इन दोनों हरवंश राय बच्चन और गोस्वामी तुलसीदास जी में से ही कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगी। दोनों में से एक न एक तो आपको मिलेगी मिलेगी, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पर फिर भी बाई चांस नहीं मिलती है, तब के लिए अपन क्या करें। मान लिया जाए कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी नाम नहीं है और यहाँ 2 नए नाम आ जाते हैं। मान लो पहला नाम आ जाता है कुंवर नारायण जी का और दूसरा नाम आ जाता है रघुवीर सहाय जी का। देखिए मैंने लिख दिया कुंवर नारायण, ठीक है, नारायण, और दूसरा आ जाता है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कैसे, ये कुंवर नारायण और रघुवीर अथवा करके रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो अब हमारे लिए दोनों ही नए हैं, हमने तो इनको याद ही नहीं किया है। तो बस अब यहाँ आपकी ट्रिक काम करने वाली है। इस ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना, तभी आप पेपर में 3 नंबर लेके आ पाएंगे, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे दोनों ही नए हैं। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना, बेधड़क होके आप पेपर की जो पेज है ना उस पर क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक 1 लिखेंगे। आपकी मर्जी, आप इस वाली को करो या इस वाली को करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, मान लो कि आप कुंवर नारायण जी की कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुंवर नारायण जी तो फर्स्ट में ही है, तो उत्तर क्रमांक 1 ही डालेंगे। यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखेंगे, पेज है मान लो ये आपका, पेज पे लिखेंगे आप क्या, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ऐसे कुंवर नारायण आपने लिख दिया। इस प्रकार से बड़ा अक्षरों में आपको लिख देना है, ठीक है। अब बात आएगी कि कुंवर नारायण जी का आपको काव्यगत परिचय देना है और इन बिंदुओं पर देना है। तो हम भाव पक्ष में, कला पक्ष में, साहित्य में स्थान, रचना क्या लिखे, कैसे लिखे, समझिए। आप सबसे पहले यहाँ पर रचनाएं बताएंगे उनकी, तो रचनाएं हेडिंग आपने बना ली। अब कुंवर नारायण की आपको 2 रचनाएं याद कर लेनी है। क्या है, देखिए, चक्रव्यूह और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो इनको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह और कोई दूसरा नहीं, ये 2 रचनाएं मैंने लिख दी। समझ रहे हो ध्यान से, कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, अभी बस देखते जाओ, ठीक है। चक्रव्यूह और कोई दूसरा नहीं, ये आपने यहाँ पे दोनों को लिख दिया।
और पीछे क्या लिख देंगे, आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यानी क्या लिखेंगे, रचनाओं में चक्रव्यूह और कोई दूसरा नहीं, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। भावपक्ष की जब इनकी की बात आएगी, इनके भावपक्ष की बात जब आएगी तो भावपक्ष में आपको ये लिख देना है, इनकी विचारधारा दार्शनिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इनकी रचनाओं में लोकहित की भावना देखने के लिए मिलती है। ये एक महान दार्शनिक कवि है। इतना आप लिख देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रचनाओं से आपको 1 नंबर मिलता है। भावपक्ष और कलापक्ष इन दोनों से भी आपको 1 नंबर मिलता है, और साहित्य में स्थान है उससे आपको 1 नंबर मिलता है। तो हम इतना बड़ा बड़ा इनको क्यों लिखें, है ना। इतना जब लिख रहे हैं ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है, छोटे छोटे इनको लिख दो। आधे नंबर का आपका ये है, आधे नंबर का आपका ये है, 1 नंबर का तो ये रचना है। ठीक है, भावपक्ष कलापक्ष दोनों 1 नंबर में, बाद बाकी 1 नंबर का साहित्य में स्थान है। ठीक है, तो आप 1-1 नंबर के लिए इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ड लिखते हैं अपन, 1 नंबर कितना लिखते हैं, एक शब्द में अपन उत्तर दे देते हैं, एक वाक्य में उत्तर दे देते, तब भी अपन को 1 नंबर मिलता है ना। चलिए, तो भावपक्ष आपने ये लिख दिया। कलापक्ष की बात करेंगे तो इनका कलापक्ष क्या लिखेंगे, गोविंद नारायण जी का यही लिखना है। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्होंने अपने काव्य में हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में रस, छंद एवं अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। इतना आपको लिख देना है कलापक्ष में। साहित्य में स्थान क्या रहने वाला है, अब देखिए, साहित्य में स्थान में आप नाम लिखना है। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे कि आप जो काव्यगत परिचय दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं, कुंवर नारायण जी का दे रहे हैं ना, तो कुंवर नारायण जी यहाँ पर नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कुंवर नारायण जी, नारायण जी। ठीक है, कुंवर नारायण जी, और पीछे बोझ रहेगा सब। कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई ऊर्जा प्रदान की है, अतः हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान रहेगा। ठीक है, हमेशा, यहाँ पे एक वर्ड भूल गया मैं, अतः हिंदी साहित्य में हमेशा इनका विशिष्ट स्थान रहेगा। इतना आपको लिख देना है। आपको 3 नंबर पूरे में से पूरे दिए जाएंगे, 3 माने 3 दिए जाएंगे, कोई भी आपका नंबर कटेगा नहीं। अब सपोज करिए ये कुंवर नारायण जी ना आपको नहीं करना, ठीक है, आपको मान लो रघुवीर सहाय जी का करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसके पीछे आप अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कुंवर नारायण का यहाँ पर नाम था, इसको मिटा दीजिए और आपको नाम ज्वाइंट कर देना है किसका, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है आपको। ठीक है, हो गया। अब इनकी 2 रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। अब इनका भी तो काव्यगत परिचय इन्हीं बिंदुओं पर देंगे आप, तो इनकी रचनाएं लिखेंगे। रचना कहाँ है इनकी, फायदा लोग भूल गए, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनको हटा देंगे, इनकी रचनाएं लिखेंगे ना अपन, तो क्या लिखेंगे, फायदा और लोग भूल गए, आज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इस प्रकार लिख दिया। अब इनका भावपक्ष क्या लिखेंगे भैया, तो भावपक्ष यही रहने वाला है, सेम। जे भावपक्ष कुंवर नारायण जी का था, यही इनका है। कलापक्ष यही इनका रहने वाला है, दोनों का सेम। ठीक है, यही तो ट्रिक है, और क्या है, ये तो आपको दिमाग में रखना है कि भावपक्ष यही रहेगा, रघुवीर सहाय जी का भी, कुंवर नारायण जी का भी, बनाया ही मैंने ऐसा है। देखिए, कलापक्ष में भी आपको ऐसा ही करना है। साहित्य में स्थान में जब आप लिखें तो बस दिमाग में रखने वाली बात क्या है, कुंवर नारायण जी नहीं लिखना है यहाँ पे आप कौन से कवि का काव्यगत परिचय दे रहे हैं, रघुवीर सहाय का दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसा पूरा लिख देना है। समझ में बात आ गई। अब मान लिया जाए इन दोनों में से भी कोई नहीं आया, तो कौन कौन सा आ सकता है, शमशेर बहादुर सिंह का आ सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आ सकता है, फिराक गोरखपुरी का आ सकता है। 5 तो ये हैं, 2 मैंने अभी आपको करा दिए। बाई चांस आप उन दोनों को भी भूल जाते हैं तो फिर आप गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ऐसे नाम लिखेंगे, रचनाएं लिख देंगे उनकी। ठीक है, हरबंस राय बच्चन जी का आप भूल जाते हैं तो हरबंस राय बच्चन जी का नाम लिखेंगे, 2 रचनाएं उनकी लिख देंगे, और भावपक्ष वही, कलापक्ष वही, और बस साहित्य में स्थान आपको यहाँ पे वही नाम उनका लिख के और लिख देना है पूरा। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई। अब मान लो शमशेर बहादुर सिंह का आपको लिखना है, शमशेर बहादुर सिंह डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा नंबर पे आ रहे हैं वो आप चेक कर लेना, फर्स्ट में आ रहे हैं कि सेकंड में। फर्स्ट में आए तो अथवा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड में आए आपको तो अथवा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। शमशेर बहादुर सिंह जी आ रहे हैं तो शमशेर बहादुर सिंह जी नाम लिख दिया। 2 रचनाएं इनकी याद कर लेनी है आपको,
तो रचनाओं में आप इनकी रचना को लिख देंगे। बात बोलेगी, एक तो ये हो गई। काल तुमसे होड़ है मेरी, दूसरी ये हो गई। आदि इनकी प्रसिद्ध रचना है। भाव पद चाहिए रहने वाला है, कला पद चाहिए रहने वाला है, साहित्य में स्थान में नाम चेंज कर देना, शमशेर बहादुर सिंह जी डाल देना और बस वही रहने वाला है। ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट जरूर बताना मेरे को, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनकी रचनाओं को आप कब तक करेंगे इसीलिए यही करवा देता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को। रचना बहुत आसान है। देखो कुंवर नारायण की कौन सी है? चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं। चक्रव्यूह जानते हैं? चक्रव्यूह में कोई व्यक्ति जब फंस जाता है तो उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है, यानी कि कोई दूसरा नहीं आता है। तो चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं, दिमाग में रहेगा। चक्रव्यूह में फंसे हुए व्यक्ति का साथ देने कोई दूसरा नहीं आता है। तो आप इसको इस प्रकार याद रखें, ठीक है। बात करते हैं रघुवीर सहाय जी की। फायदा, अक्सर फायदे को लोग भूल जाते हैं। किसी का नुकसान अपन को करना है तो भले ही देखो उसका नुकसान हो जाए, भले ही हमारा फायदा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फायदा लोग भूल गए, फायदा लोग भूल गए। एक तो फायदा इनकी रचना है और एक लोग भूल गए, दोनों याद रहेंगी। चक्रव्यूह मतलब समझ में आ रहा है ना, चक्रव्यूह में कोई दूसरा नहीं, फायदा लोग भूल गए। बात बोलेगी, ये नाम देखो शमशेर बहादुर सिंह, कितना तगड़ा नाम है, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये तो दमदारी वाली रचना करेंगे, नाम ही उनका ऐसा है। तो वो बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगा, बात बोलेगी, ठीक है। बात वो दूसरा रचना देखिए इनकी, काल तुमसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि काल तुमसे होड़ है मेरी। नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो बहादुर की रचना भी बहादुर थी। बात बोलेगी, मैं बोलने वाला नहीं हूं, बात बोलेगी मेरी। तो काल तुमसे होड़ है मेरी, काल कोई होड़ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। आगे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी हैं, एक निराली कविता रचना लेके आएंगे, ये तो अलग ही कुछ चलेंगे। इन्होंने क्या किया, दो शेरों को पकड़ लिया। दो शेरों में से एक शेर कौन है? चंद्रशेखर, जानते होंगे आप लोग। दूसरा कौन है? महाराणा प्रताप। दो शेर हैं, निराली इनकी रचना है, दिमाग में रहेगी। चक्रव्यूह में फंस के कोई दूसरा नहीं आता, ठीक है, कोई दूसरा नहीं। फायदा लोग भूल गए। बात बोलेगी, कौन कह रहा है? शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि बात बोलेगी और कह रहे हैं काल तुमसे होड़ है मेरी। अब इन्होंने क्या किया, निराला जी दो निराले लोगों को पकड़ लिया, दो अलग लोगों को पकड़ लिया, दोनों ही शेर हैं। पहला शेर कौन सा? चंद्रशेखर आजाद, जो आज के युग का है भैया, और एक वो युग के थे महाराणा प्रताप, ठीक है। अब देखिए लास्ट आता है फ्राक गोरखपुरी। फ्राक गोरखपुरी तो गोरख शायर है भैया, ये तो शायरी किस रूप में ही कहेंगे। इन्होंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम, सुंदर कौन होता है? सुंदर रूप होता है ना, रूप। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर कौन होता है? रूप होता है। आई होप कि आपको ये याद हो गई होंगी। यहाँ चक्र में फंस के कोई दूसरा नहीं आता। फायदा लोग भूल जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, है ना। दो शेरों को पकड़ लिया, पहला चंद्रशेखर आजाद, दूसरा महाराणा प्रताप, ठीक है। तो राणा प्रताप लिख देना आप। गोरखपुरी क्या कह रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम का मतलब रूप, सुंदर कौन होता है? रूप होता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक रचना हो गई और रूप दूसरी रचना हो गई। किसी का भी आ जाए, आप दो रचना यहाँ पे लिख देंगे और रचना लिख के बाद देखो एक तो नाम डाल देना, जिसका भी आए उसका नाम डाल के रचना आपको लिख देनी है। और यहाँ जिस कवि का आप काव्यगत परिचय दे रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। बाद बाकी भाव पद चाहिए रहने वाला सभी के लिए, कला पद चाहिए रहने वाला है। साहित्य में स्थान के नाम को छोड़ के बाद बाकी सभी चीज यही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ भी आदि से लेकर के यही लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताना जरूर आपको ट्रिक अच्छी लगी या बेकार लगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन दोनों को याद करके जाइएगा, उन दोनों में से काम आपका हो जाएगा। ये तब के लिए जब आपको उन दोनों मान लो भूल जाते हैं, उन दोनों को में से कोई को, या फिर कोई अलग से बाई चांस आ भी जाता है, तब के लिए, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ ये जो कवि परिचय है, इस 2 नंबर की मैंने बताई थी, आपको ओटियां भी आती हैं, तो कुछ ओटियां अपन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आगे आप उनको भी करके जाइए, इससे 5 नंबर आपके पूरे हो जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखे हैं 10 ऑब्जेक्टिव्स। इन 10 ऑब्जेक्टिव्स में से 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके आने हैं, यानी 2 ओटियां आपकी आनी है। आपके सामने 10 ओटियां लिखी हुई हैं, ये 2 ओटियां आपकी इन्हीं में से आ जाएंगी। आपको कुछ भी कोई भी ओटी अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, ऊपर की जो 4 ओटियां हैं, 1 2 3 4, ये चारों ओटियां कहीं ना कहीं तुलसीदास जी के से रिलेटिव है, तुलसीदास जी पर डिपेंड करेंगी, है ना। नीचे की दोनों ओटियां हैं निराला जी के ऊपर डिपेंड है,
या निराला जी के बारे में है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर ये बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में भी। फिलहाल आप इनको देखिएगा। तुलसीदास की सबसे ज्यादा ओटियां है इसमें, देखिए पहली ओटी है, तुलसीदास किस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ओटियां बन जाती हैं। यदि आपसे यहाँ पूछ रहा है शाखा, किस शाखा के पूछे, तो आपको आंसर देना है राम भक्ति, यानी राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। और यदि यहाँ पे उसने पूछ लिया तुलसीदास किस काल के कवि है, यहाँ शाखा को हटा के आपसे पूछ लेता है काल, तो आपको आंसर देना है भक्ति काल। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। कोई दिक्कत है, यहां तक आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास जी किस साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी कौन सी वो साधना है जिसके रूप में तुलसीदास जी प्रतिष्ठित हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोक मंगल की साधना। तो आंसर देंगे तुलसीदास जी लोक मंगल, यहाँ पे किसकी जगह पे क्या देना है, लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है, प्रतिष्ठित है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी बच्चे को। 3 ओटियां हो जाती हैं वैसे तो, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी छोटी ओटियां आराम से याद हो जाएंगी। थर्ड पे देखते हैं, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। सबको पता है रामचरितमानस के बारे में, इसकी जो रचना किस भाषा में हुई है, तो अवधी भाषा में हुई है। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्वेश्चन पूछता है, अगर भाषा यहाँ पूछ रहा है तो आप अवधी भाषा देंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि रामचरितमानस जो रचना है उसका मुख्य छंद क्या है, तो चौपाई है। अगर आपसे पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस के ऊपर 3-4 ओटियां बन रही हैं यहाँ पे देखिए। अगर भाषा पूछता है रामचरितमानस की किस भाषा में उसको लिखा गया, तो अवधी भाषा में। अगर पूछता है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, तो चौपाई। हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। नेक्स्ट, विनय पत्र का नाम दे या फिर कवितावली नाम दे की रचना किस भाषा में हुई, तो ब्रज भाषा में। अक्सर जो ग्रंथों की रचना उन्होंने की है तुलसीदास जी ने, वो ब्रज भाषा में ही की है, ठीक है। तो विनय पत्र का नाम दे या कवितावली नाम दे की रचना किस भाषा में हुई बेटा, ब्रज भाषा में हुई। देखिए अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब तुलसीदास की रचना है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख लिया है। क्या पता कौन सी का नाम लिख के आपसे पूछ ले कि इसके रचनाकार कौन है, तो रामचरितमानस आए, कवितावली आए, दोहावली आए, गीतावली आए, विनय पत्रिका आए, पार्वती मंगला आए, जानकी मंगला, ये सबको लिखने वाले कौन है, तुलसीदास जी हैं। बस इसमें लगानी है आपको अवधी भाषा और सब में लगा देनी है आपको ब्रज भाषा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, नेक्स्ट आती है ओटी विनय पत्रिका, ठीक है, ब्रज भाषा में हो गई, ठीक है। इसको देखिए 5 नंबर की ये हो गई। कभी तुलसीदास के ऊपर जितनी भी ओटियां थी, यहीं से ओटी कोई ना कोई आपकी आ जाएगी। कम से कम एक ओटियां तो आपको, एक ओटी तो यहाँ से मिलेगी ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे, कवि निराला का जन्म कब हुआ। अब निराला जी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है वो। जन्म कब हुआ, तो जन्म बताना है आपको, सन 1899 में हुआ। मृत्यु पूछ लेता है, उनकी मृत्यु कब हुई उनकी, तो सन 1961 में हुई, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, तो मनोरमा था। अब पूछता है कि निराला जो है किस युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के कवि हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3-4 ओटियां यहां से इस प्रकार निराला जी के ऊपर बन जाती हैं। एक ओटी निराला जी के ऊपर और बनती है, इनकी रचना है एक निराला रचनावली। निराला जी की रचना कौन सी है, निराला रचनावली। इसमें कितने खंड हैं, तो आपको आंसर देना है 8 खंड है। तो यहां तक आपकी ओटियां बहुत हो रही हैं, आपको लग रहा है ना ज्यादा हो रही है, लेकिन है सब रिलेटिव, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, आप इनको याद कर लेना बस, इनके अलावा कोई आपको याद नहीं करनी, इन्हीं में से काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ओटी आती है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन से हैं, तो आपको आंसर देना है हरबंसराय बच्चन। कौन से हालाबाद के, तो हरबंसराय बच्चन जनक माने जाते हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं, बात एक ही है। तो कौन, हरबंसराय बच्चन है। हरबंसराय बच्चन जी के ऊपर 2 ओटियां और बन जाती है। पूछता है कि हरबंसराय बच्चन की प्रथम कृति या कह सकते प्रथम रचना कौन सी है, तो तेरा हार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हरबंसराय बच्चन की एकमात्र डायरी कौन सी है, तो डायरी का नाम आपको लिखना है प्रवासी की डायरी, ये, ठीक है। 3 कौन कौन सी बन रही हैं, हालादार के प्रवर्तक, हालाबाद के प्रवर्तक पूछे या हालाबाद के जनक पूछे, तो आपको हरबंसराय बच्चन लिख देना है। प्रथम कृति की पूछे हरबंसराय बच्चन की, तेरा हार लिख देना है।
और प्रथम एकमात्र डायरी पूछे तो प्रवासी की डायरी लिख देना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ओटी की। आलोक धानवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? बहुत इंपोर्टेंट ओटी है। दुनिया रोज बनती है, इनका एकमात्र काव्य संग्रह यही है जिसका नाम क्या है? दुनिया रोज बनती है। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन आता है फ्राग गोरखपुरी जो कि शायर थे, आप सभी को पता है। फ्राग गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनको कुछ लोग शायर बुलाते थे, है ना, क्यों शायरी कहते थे, और दूसरा नाम इनका फ्राग गोरखपुरी है ही, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? तो रघुपत सहाय। इनका वास्तविक नाम क्या है? रघुपत सहाय। नेक्स्ट बात करते हैं उमाशंकर जोशी जी का उपनाम क्या है? उपनाम क्या था, है ना? तो बासुकी। इनका उपनाम क्या है? बासुकी। इसी के साथ ये 10 ओटियां हैं, आपको याद कर लेनी है। मिक्स कर दिया है, मैं मानता हूं इसमें ओटियों को मैंने, ठीक है, लेकिन आपके लिए कुछ ज्यादा टफ याद करने की चीज नहीं है। आराम से आप 1 नंबर की ओटी है ना, और 1 नंबर के लिए आप 1 मिनट दे सकते हैं ना भैया, तो आप इनको आराम से याद कर लेना। इसी के साथ एक कवि परिचय जो है आपको पूरे में से पूरे 5 नंबर दिलवाएगा, ये मैं कह सकता हूं। और हो सकता है कि ओटियां पहले 2 नंबर की आई हैं, हो सकता है इसके बाद 3 नंबर की आ जाए, 4 नंबर की आ जाए। ये ओटियां कैसे क्या आती हैं इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल में आप ये समझ के चलिए 2 नंबर की इससे आनी है, 2 तो आनी है, बाद में 3-4 नंबर की भी आ सकती है, इसलिए ओटियां याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अपन कौन सी वाली में, उसमें आपको समझाऊंगा मैं। कवि परिचय के बाद आएंगे अब लेखक परिचय। ऐसे ही मैं लेखक परिचय की ट्रिक लेके आऊंगा, कौन कौन से लेखक परिचय इस साल के लिए इंपोर्टेंट है वो बताऊंगा, साथ में उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको भी मैं साथ में करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसको ना आप लिख लेना, क्योंकि लिखने से क्या है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मेरी पीडीएफ आने का। मेरी पीडीएफ तो लेट हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसको लिखिए और याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको वैसे याद करने के लिए कुछ इसमें है ही नहीं, बाद में समझने की आवश्यकता है, बस आपको क्या लिखना है, ट्रिक से आपका काम हो जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पर फिर भी आप इसको लिख के एक बार याद कर पाए तो कर लेना, नहीं तो ट्रिक से आप काम कर ही लेना, ट्रिक को जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेखक परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।